नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों आज शाम के 5 बज चुके हैं। फिर से हम टॉप 300 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक का चल रहा है। भाई 5 बजे आज जो मैं कराने वाला हूं, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, जहां समवन आर फेसिंग टू द सेंटर वाइल समवन आर आउट ऑफ सेंटर, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो उन सबको लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले यानी कल शाम को 5 बजे की क्लास डिले हुई थी, 5:30 बजे चली थी। लेकिन कल की 5:30 बजे क्लास चली थी, और उसका जो होमवर्क था उसका मैक्सिमम लोगों ने क्या जवाब दिया, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, और ये आपको मैं दे रहा हूं जल्दी से 21 सेकंड, और सोचो कि इसका जवाब क्या होगा। उसने बोला, देखो बहुत आराम से समझने वाली बात है, कि उसने बोला कि एक पुरुष की को इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, पॉइंटिंग टू अ मैन, वोमेन सेड, क्या कहा कि मेरी माता यानी लड़की के माता का इकलौता पुत्र यानी उसका भाई। स्वाभाविक सी बात है, बोलो हाँ है ना। औरत की माता का इकलौता लड़का, औरत की माता का इकलौता लड़का, मेरी माता का इकलौता पुत्र का लड़का है, का लड़का है। स्वाभाविक सी बात है, ये इसकी बुआ हुई, ये इसकी बुआ हुई, बोलो हाँ है ना। ये औरत इसकी बुआ है, क्योंकि उसकी माता का इकलौता लड़का यानी उसका भाई, उसके भाई का लड़का, यानी ये औरत उसकी आंट हुई। क्या हुई? आंट हुई। अब आप यहाँ पे जरा सोचो कि जब भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर रहे होगे, तो सबसे पहली प्राथमिकता आंसर तो आप निकालोगे। आंसर निकाल लिए, लेकिन क्या इसके पहले मैंने क्या कोई एक स्टेप छोड़ा है? जी हाँ। कौन सा स्टेप छोड़ा है? उसने बोला महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स नॉट अ बिग डील मेरे दोस्त। सबसे पहले होता है कि हम क्वेश्चन को देखें कैसे, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर उसने बोला हाउ इज अ वोमन रिलेटेड टू दैट मैन, महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, अगर आपसे बोला जाए तो महिला पुरुष यानी आंसर पक्का फीमेल आएगा, मेल में आंसर आ ही नहीं सकता। तो आप इसको पहले ही ऐसे काट देते तो आपको थोड़ा सा और बेहतर बेहतर महसूस करते, बोलो हाँ है ना। तो दो ऑप्शन तो केवल बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप एलिमिनेट कर सकते थे, यानी ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आंसर कुल मिला के बुआ आएगा, जो कि आंटी होगा, यानी यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा। और आइए देखते हैं कि कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जी हाँ, देखिए यहाँ संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो बनाए हमें सही इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन अतुल सर को हम करते हैं प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट संदीप मिश्रा। ईश्वर करे ऐसे ही खुश रहिए, सलामत रहिए, आपका भाई प्यार है। सर मैंने कल वाला वीडियो देखा, उसमें आपने जो कुछ कहा मैं वो करता हूँ, मैं अपने पापा के पैर दबाता हूँ, लेकिन मैं मोटिवेशन स्पीच नहीं सुनता, मैं आप ही से सीखा हूँ। कोई बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इंसान एक ना एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई आपके माता पिता देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको जितना ज़्यादा ग्रहण करोगे जीवन में उतना आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे भैया आंसर सबने दिया है भाई। यहाँ पे चौथा आंसर सही होगा। रीड मोर में मैंने क्लिक नहीं किया, लेकिन आंसर चौथा आपने दिया बिल्कुल सही है। अनुज है, तारा है, अरिजीत है, आकृति है, मोमिता है, अरिजीत है, अल्पना, आशी है, और ऋतराज सेठ है, ऋतियाज सेठ है। ये सब ने भाई यहाँ पे राजेश कुमार, फातिमा है, आशुतोष, क्रेजी किलर, और नवनीत, अमित, और चंद्रा, समीर, और प्रशांत, और स्मिता, इंद्रावस्थी, साक्षी ठाकुर, गणेश एस पंचमा, और ये सब लोगों ने भाई सही जवाब दिया। इन सबका आंटी बिल्कुल सही जवाब आया। लेकिन दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं। अगर आप जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो चलिए आज देखते हैं कि कितने लोग आज के सेशन का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलें शुरुआत करें। और आज दोस्तों देखो, मैं कल भी मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो सच में एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बात वो ऐसी है कि वो जो क्वेश्चन होंगे, भाई कहाँ पे हम जो कर रहे थे, यानी ये तो हमने बता दिया था। ठीक है ना। चलो ये इसका तो आंसर आ चुका था। अब ये है आपके पास आज का क्वेश्चन। ये है दोस्तों आज का क्वेश्चन, लेकिन इसका टाइमर देने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूं, आपको हिंदी दिखा देता हूं। तो हिंदी वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। प्योर हिंदी आपको दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम, मैं हमेशा ब्लू रेड और ब्लैक इसलिए कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि जो ब्लैक वाला है वो मेन क्वेश्चन है, रेड वाला सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको क्वेश्चन की साइज कभी बड़ी ना लगे कि सर ने इतना बड़ा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है ना। तो ये आपका पास क्वेश्चन है, और आपको मैं पूरा 80 सेकंड दूंगा, आप आराम से इसको सॉल्व करें। ठीक है ना। पूरा 80 सेकंड आपके पास है, और जल्दी से इसको सॉल्व करें, आंसर बताएं।
जिसका हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हो गया। आसान सीटिंग अरेंजमेंट है, आराम से कर लोगे, लेकिन जल्दी से सॉल्व करके सोचो कैसे करोगे। पूरा 80 सेकंड दे रहा हूँ तो देखो 80 सेकंड सफिशिएंट समय है कि नहीं? इतना क्वेश्चन 80 सेकंड में आराम से हो जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा का समय है, बड़े आराम से कर लोगे। देखो समय आपका खत्म हो रहा है, जल्दी से सॉल्व कर लो भाई। 80 सेकंड दिया है मैंने, हिंदी वालों को हिंदी दिखा दिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। जल्दी आंसर बताओ। अब चलो आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। जब पूछे कि आंसर क्या होगा तो ध्यान से समझना। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, छोटे में। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है सर क्वेश्चन शुरू कहाँ से करें, क्वेश्चन करे कहाँ से। देखो जब भी समवन आर फेसिंग टू द सेंटर, उसने बोला 8 लोग हैं, LMNOPQRNS 8 लोग हैं, और यहाँ पे बोला कि समवन आर फेसिंग टू द सेंटर वाइल समवन आर आउट ऑफ सेंटर। तो हमें नहीं पता कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन इसका एक बेस्ट अप्रोच क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा, है ना। तो अब जरा सोचना कि अगर इसके अप्रोच की मैं बात करूं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L। प्रैक्टिकल सी बात है, ये नहीं कि मैं आपको कोई नया नियम या नया कानून सिखा रहा हूं। आप बोलो O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L। फेस नहीं क्लियर है, 36 डायग्राम बनेंगे, मैं बिल्कुल नहीं। पॉसिबल डायग्राम बनाने से बचना, ये मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखना। मैक्सिमम 2 या 3 डायग्राम, 3 डायग्राम से ज्यादा मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना। बहुत बड़े बड़े महारथियों को मैंने देखा है कि जब दिमाग बढ़ता है तो सॉल्व तो हो जाएगा, 110% हो जाएगा, लेकिन टाइम इतना ज्यादा ले लोगे जिसकी शायद आपको जरूरत नहीं, क्योंकि 60 मिनट का प्री का पेपर होता है बस। अब उसने बोला कि बोथ O एंड L फेस द सेम डायरेक्शन, हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता, तो मैं हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करूंगा। सबसे बड़ी बात, M फेसेस आउटसाइड, यहां पे लिखा है ना M बाहर की तरफ देख रहा है, तो अब हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। यानी 8 लोगों को पहले मैंने ऐसे बैठा लिया, 8 लोगों को बैठा लिया। अब उसने बोला M फेसेस आउटसाइड, तो M को मैंने आउटसाइड दिखा दिया। बोलो हाँ या ना। तो अगर उसने बोला M फेसेस आउटसाइड, तो एक काम करें, आउटसाइड का क्वेश्चन हमेशा यहां से बैठाया करो, ऐसे बैठाया करो, M फेसेस आउटसाइड, तो आपको लेफ्ट राइट में कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे आप यहां बैठाओगे तो भी M बाहर की तरफ दिखाओगे, तो गोले में क्वेश्चन कहीं से भी शुरू करो, आंसर हर जगह से सेम आएगा। लेकिन यहां पे M बैठा लोगे तो आपका लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। M फेसेस आउटसाइड, चलो ठीक हो गया। आगे देखते क्या है, फिर क्या बोल रहा है कि M फेसेस आउटसाइड हो गया, ठीक। इसके बाद क्या, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो भैया वैसे तो इसका लेफ्ट इधर होता, लेकिन ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M हो गया, ठीक है। आर सिट्स इमीडिएट, और जब तक अब M की लाइन खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं और कोई दूसरी लाइन नहीं पढ़ूंगा। यहां तक हो गया। अब देखें M के लिए क्या लिखा है, ठीक है। ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन P एंड M। मैंने बोला ना M अगर एक बार मैंने बैठाया, M का बाहर की तरफ देख रहा है, तो जब तक M के लिए बोले गए सारे बयान में नहीं बैठा लेता तब तक आगे मैं कुछ नहीं बैठाऊंगा। ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन P एंड M, तो P और M के बीच में 3 लोग हैं, ये बैठ गया। और देखते हैं और क्या देखते हैं M के लिए, और क्या लिखा है। यहां पे लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। बोथ द इमीडिएट, देखो इस लैंग्वेज को समझना, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ M फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी R अंदर देखेगा तो M के इस बगल वाला बाहर देखेगा, और M के इस बगल वाला अगर अंदर देखेगा तो R बाहर देखेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलो ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये तो M के लिए मैक्सिमम सारी लाइन खत्म हो चुकी, ठीक, लेकिन यहाँ पे बोला O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L। क्यों पढ़ा मैंने इस लाइन को, भाई मैं जिस लाइन को पढ़ रहा हूं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। मैंने बोला O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L, तो मन में आया क्यों पढ़ा, क्योंकि ये लंबी डिस्टेंस है, लंबी डिस्टेंस है, ज्यादा दूरी तय करेगी। लेकिन अब यहां पे उसने ये भी बोल दिया है कि सबसे बड़ी बात कि P इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ L नॉर O। मतलब कि अब आपके पास 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया जरा सुनना। यानी L और O यहां नहीं आएंगे,
एल और ओ यहां नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बोला है कि पी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल नॉर ओ। ठीक है, अब इसी में देखो ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, तो अगर मैं ओ को यहां बैठा अगर एल को यहां बैठाता हूं तो ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। 1 2 3 यहां पे एल और ओ आ नहीं सकता, 1 2 3 यहां आर बैठा है, यानी ये वाली भी कंडीशन गलत हो गई। तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची, या तो ओ यहां आएगा, या तो एल यहां आएगा, या तो ओ यहां, या तो एल यहां, क्योंकि दोनों में किसी का फेस क्लियर नहीं है, फेस क्लियर नहीं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कंडीशन बैठ गई। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं भाई? एल और ओ पी के पड़ोसी नहीं है, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे बैठा नहीं सकते क्योंकि 1 2 3 यहां पे एल और ओ आ नहीं सकता, और उधर बैठा नहीं सकते क्योंकि वहां पे आर बैठा हुआ है। चलो ठीक है, अब तो ओ और एल की यही जगह बची। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोले, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखो क्या बोलता है, आगे क्या बोला कि अब यहां पे बोला कि यहां पे क्या बोला, ध्यान से समझना बेटा जी। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एस आर के सेकंड राइट में। क्यों मैंने बोला? क्योंकि इधर सेकंड राइट बैठ नहीं सकता, क्योंकि ओ या एल यहीं आएगा, इसके अलावा कहीं आ नहीं सकता। तो एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, इसका मतलब ये अंदर की तरफ देखेगा। अब एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, मैंने बोला था कि एम के दोनों पड़ोसियों का मुख अपोजिट दिशा में है, फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अगर आर अंदर देख रहा है तो इसके बगल वाला बाहर देखेगा। तो अगर मैं एल को यहां बैठाऊंगा, एल को यहां बैठाऊंगा, तो इसका राइट किधर हो जाएगा? इधर 1 2 3, यानी एल यहां बैठ नहीं सकता। तो इसका कंफर्म मतलब हो गया कि एल यहां बैठेगा तो ओ यहां बैठेगा, और ये ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, ये तब होगा जब एल बाहर की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, घड़ी की दिशा में राइट तभी होगा जब एल बाहर देखेगा। ठीक है ना, अब यहां पे बोल भी दिया बोथ ओ एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन, ओ और एल की दिशा समान है, दोनों बाहर देख रहे हैं। चलो ठीक है, यहां हो गया। अब यहां पे बोला Q इज इमीडिएट राइट ऑफ N, Q N के इमीडिएट राइट है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो ही जगह बची है, या तो Q यहां आएगा, या तो N यहां आएगा, या तो Q यहां आएगा, या तो N यहां आएगा। ठीक है, अब बोला नाइदर L नॉर O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ N, L और O N के पड़ोसी नहीं है। L और O अगर N के पड़ोसी नहीं है तो L और O N के पड़ोसी नहीं होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे N आ जाएगा। और क्या बोला था? Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N, Q अगर N के इमीडिएट राइट में है तो इसका मतलब N फेसिंग टू द सेंटर हो जाएगा। N क्या हो जाएगा? फेसिंग टू द सेंटर हो जाएगा। क्यों? Q इज इमीडिएट राइट ऑफ N, तभी होगा। ठीक है, चलो यहां पे हो गया। अब आगे देखते क्या है, बोथ आर एंड क्यू सेम डायरेक्शन ऑफ एस, आर और क्यू की दिशा वही है जो एस की है। तो आर की दिशा क्या है? अंदर की ओर है, तो क्यू की भी दिशा अंदर की ओर हो जाएगी, एस की भी दिशा अंदर की ओर हो जाएगी। फिर क्या है? पी फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एन, पी की जो दिशा है वो एन के विपरीत है। पी की दिशा अगर एन के विपरीत है तो अगर एन अंदर देख रहा है तो पी कहां देखेगा? बाहर देखेगा। और यहां पे ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी देखो समवन आर फेसिंग टू द सेंटर, समवन आर आउट ऑफ सेंटर। क्वेश्चन करने का सिर्फ यही एक तरीका होता है कि हम हमेशा क्वेश्चन का आगाज वहीं से करें जहां से उसके बारे में 100% इंफॉर्मेशन दी हुई हो। 100% इंफॉर्मेशन जहां से दी होगी क्वेश्चन वहां से करेंगे, दोस्त एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक बात मेरी याद रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है जो सिर्फ प्रैक्टिस है। कोई माइकलाल कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये लो मैं एक ज्ञान दे रहा हूं आज के बाद तुम्हारा सिटिंग गलत नहीं होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और अकेले नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मैक्सिमम रोज कम से कम एक सिटिंग या फ्लोर हो और फ्लैट फ्लोर हो कुछ भी हो, मैं मैक्सिमम कराता रहता हूं। और आपका आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो यहां पे ये जवाब बताओ जल्दी से। यहां पे सम डॉग्स आर कैट लिखा हुआ है, ये डॉग्स के आगे आर कैट लिखा हुआ है। ठीक है ना, और कैट लिखा हुआ। ठीक, चलो ये रहा आपका टाइमर, जल्दी से बताओ। यहां पे याद रखना रिवर्स इनइक्वालिटी है और रिवर्स सिलॉग है। अच्छा 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट समय है कि नहीं, आप आराम से बताने। जरा सोचो आप इसे कैसे एलिमिनेट कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो रिवर्स लॉग को। अगर उसने जो बोला है अगर आप वहां तक पहुंच गए तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जरा सोचो, उसने बोला सम कैट आर डॉग्स, ठीक है ना। सम कैट और डॉग्स मतलब कैट का कुछ भाग डॉग है, यानी कैट और डॉग ऐसे हैं, कैट और डॉग आपस में ऐसे हैं, बोलो हाँ या ना। तो ठीक है, अब जरा मेरी बात समझना। अगर उसने बोल दिया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि नो डॉग इज कैट लिखा हुआ है,
अब बताओ, अगर नो डॉग इज कैट लिखा हुआ है तो क्या सम कैट आर डॉग सही हो सकता है? मेरे कहने से नहीं, खुद से सोच के बताना कि अगर नो सम कैट आर डॉग कंक्लूजन निकला हुआ है, रिवर्स सिलॉग है, रिवर्स सिलॉग है, ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, तो अगर कहीं पे भी सम कैट आर डॉग निष्कर्ष निकल रहा है तो नो डॉग इस कैट से तो सम कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि नो मतलब होता है दूर दूर और सम का मतलब होता है अटैचमेंट, यानी ये वाला जवाब कभी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, सेम यहाँ पे भी नो डॉग इज कैट, यानी ये भी जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि नो डॉग इज कैट दोस्त ऐसे होता है, क्या ये सम डॉग और कैट कभी जिंदगी में कंक्लूजन बना पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं बना पाएगा। चलो ठीक है, यहाँ हो गया। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं, सम डॉग्स आर कैट्स यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो दो तो हमने सीधा सीधा हटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ऑल रैट्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, ऑल रैट्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। देखो तो सम रैट्स आर कैट्स है तो ऑल रैट्स आर बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी सही हो सकता है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे हम बोले तो यहाँ पे रैट्स और कैट्स में वही सम का रिलेशन है तो हो सकता है, ठीक है। अब फिर रैट और कैट्स की हम बात करें तो रैट और कैट्स यानी अभी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हमारे पास बचा सम रैट्स आर बर्ड। अब सम रैट्स आर बर्ड की हम बात करें तो अब मेरी बात समझना कि यहाँ पे भी बन सकता है, सम बर्ड्स आर रैट आराम से बन जाएगा, क्योंकि सम बर्ड्स आर रैट है तो सम रैट आर बर्ड्स हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं सम रैट्स आर बर्ड देख रहा हूं तो इस स्टेटमेंट में देखूंगा कि दो तो मेरा गलत हो गया, दो तो मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। अब सम रैट्स आर बर्ड देखना है तो जरा समझना कि ऑल बर्ड आर रैट है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो तुम बना लो, अगर अभी नए हो, इतना नहीं इमेजिनेशन होता है तो बना लो। क्या बोला है? ऑल बर्ड आर रैट, ऑल बर्ड आर रैट बोल रहा है। फिर बोला सम रैट आर कैट्स, सम रैट आर कैट्स, और नो डॉग इज रैट, और नो डॉग इज रैट बना लिया। अब उसने पूछा कि एटलीस्ट सम रैट्स आर बर्ड, तो सम रैट्स आर बर्ड बिल्कुल सही है। सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये भी जवाब सही नहीं होगा। फिर आइए देखते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ बोला सम बर्ड्स आर डॉग, क्या बोल रहा है? सम बर्ड्स आर डॉग बना लिया। सम डॉग्स आर रैट, सम डॉग्स आर रैट, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, तो सम बर्ड्स आर डॉग, सम डॉग्स आर रैट्स और सम रैट्स आर कैट, ये बना लिया। अब उसने बोला कि सम कैट्स आर डॉग, तो सम कैट्स आर डॉग, कैट्स ये है, डॉग ये है, कैट ये है, डॉग ये है, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे पांचवा बिल्कुल सही होगा, पांचवा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जब आपको थोड़ा सा सिलॉक करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं अभी मैक्सिमम इमेजिनेशन में करा देता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे सर हम बैट्स रैट कैट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने राउंड गोला बना के समझा दिया। लेकिन दोस्तों अगर सिलॉग में जिसका हाथ साफ है, लेकिन एसबीआई आरबीआई दोस्त यार आप तभी समझ सकते हो जब आपका इतना फ्रिक्वेंट दिमाग चलता हो कि सर इस तरीके की चीजें हम समझ जाते हैं, इसलिए सिलॉग मैंने सेपरेट सेपरेट आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे क्लियर हो गया, चौथा पांचवा बिल्कुल सही होगा। चलो ठीक है, अब यहां पे बताओ इसका आंसर क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग। हो गया। अब सुनना कि उसने क्या बोला कि क्या सरकार को पेट्रोल डीजल और खाना पकाने वाली सब्सिडी वापस ले लेनी चाहिए और कीमतों को बाजार की स्थिति से प्रेरित होने की अनुमति देनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सब्सिडी और छूट में, यानी सब्सिडी और छूट दोनों में क्या फर्क होता है जरा बताओ। तो सब्सिडी, एक बात याद रखना कि कभी कभी कीवर्ड्स एक ऐसे होते हैं जो पूरे स्टेटमेंट का अर्थ यानी पूरे स्टेटमेंट का सार बता रहे होते हैं। अब सब्सिडी छूट में क्या फर्क होता है? सब्सिडी हमेशा 0 to 100 लगती है, यानी सब्सिडी एक गरीब से गरीब जो कूड़ा बिनने वाले हैं वो भी दाल खाते हैं और धीरू भाई अंबानी साहब भी हैं वो भी दाल खाते हैं, यानी रंक से राजा तक जो कॉमन बातें होती हैं उसे उसमें सब्सिडी लगाई जाती है, ठीक है। कभी जीन्स पे सब्सिडी नहीं लगती है, कभी आपने महंगी से महंगी जीन्स खरीदी सब्सिडी लग जाए तो उस पर सब्सिडी नहीं लगती। घर के लिए चाहे एक कूड़ा बिनने वाले का घर हो चाहे अरबपति का घर हो, रहता चार दीवारी के अंदर ही है, गोली रोटी गोल ही होती है वो चाहे जिसकी हो, ठीक है ना। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि सब्सिडी हमेशा 0 to 100 होती है। अब जरा सोचिए उस सब्सिडी की बात कर रहा है, अब इन चीज को थोड़ा और गहनता से समझने का प्रयास करिए। उसने बोला क्या सरकार को पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, रंक से राजा सभी इस्तेमाल करते हैं,
क्या सरकार को पेट्रोल डीजल खाना पकाने वाली गैस से सब्सिडी वापस ले लेनी चाहिए, यानी और उनको मार्केट के हिसाब से चलाए देना चाहिए कि जो जितने में पाओ बेचो, है ना। अब जरा समझना, हाँ और नहीं दोनों बातें सही होती हैं आर्गुमेंट पे। ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, तर्क दे रहा है, याद रखिएगा यहां पे हाँ नहीं दोनों बातें सही हो सकती हैं, लेकिन आपका तर्क वाजिब होना चाहिए। अब उसने कहा क्या सरकार को पेट्रोल डीजल और खाना पकाने वाली गैस पे सब्सिडी वापस ले लेनी चाहिए और उसको मूल्य मार्केट के हिसाब से चलाए देना चाहिए। जैसे चौक होता है ना कि जो जितने कोई चादर 800 रुपए में खरीद ले वही चादर कोई 200 में ले गया, तो मार्केट की स्थिति से चलाया जाना चाहिए। उसने पहला कहा हाँ, यह काफी हद तक तेल कंपनियों को प्रतिस्पर्धा मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचने में सहायक होगा, यानी कंपटीशन की मार्केट बन जाएगी कि नहीं। प्रतिस्पर्धा मतलब कि वहां कंपटीशन की मार्केट बन जाएगी, बिल्कुल सही है। अभी सब्सिडी लगा है तो चाहे आप यहाँ पे पेट्रोल खरीदे तो भी उतने का मिलेगा, 10 किलोमीटर आगे जाके खरीदे तो भी उतने का मिलेगा। लेकिन अगर यही सब्सिडी हटा ली जाएगी तो लोग बोलेंगे भाई हमको पेट्रोल लाने में इतना हमारा भाड़ा लगा हुआ, इतना खर्चा लगा हुआ, इसलिए हम पेट्रोल इतने का ही देंगे, हम 100 रुपए लीटर देंगे। तो मरता क्या ना करता, खरीदेगा। तो सब्सिडी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी बनाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होती है। तो अगर उसने ये बात कह दिया कि क्या यह काफी हद तक तेल कंपनियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पे बेचने में बहुत सहायक होगा, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है कि जैसे ही आपने सब्सिडी हटाई कंपटीशन की मार्केट बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा उसने। फिर बोला नहीं, आम जनता इन उत्पादों का वास्तविक मूल्य को वहन नहीं कर सकता, इसीलिए सब्सिडी लगाई जाती है और ये आम आदमी के लिए ही लगाई जाती है। किसी ने कहा सर यहाँ तो कैपेसिटी की बात आ गई, आपने बोला था सक्षमता की बात हमेशा गलत होती है। दोस्त उसने ऊपर ही सक्षमता स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि क्या सब्सिडी लगानी चाहिए, सब्सिडी हटा लेनी चाहिए। तो सब्सिडी लगाना और सब्सिडी हटाना याद रखना कि ये हमेशा आम जनता के लिए ही होता है। उसने बोला नहीं मत हटाओ सब्सिडी, अगर आम जनता वास्तविक मूल्य बिजली का वास्तविक बिल मांग लिया जाए तो आधे से ज्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉस्ट हो लगती है। तो इसका मतलब कि ये भी बात सही है। अब देखो हाँ भी सही है, नहीं भी सही है। समझना मैं आपको क्या समझाना चाहूँ, जो लॉजिकल रीजनिंग बहुत गहनता से समझना चाहते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि नहीं भी सही है हाँ भी सही है। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ लॉजिक परफेक्ट है। किसी ने कहा अगर सब्सिडी हट गई तो कंपटीशन की मार्केट बन जाएगी, लोग मन माफिक रेट पे बेचेंगे, बिल्कुल सही बात है। किसी ने कहा नहीं यार मत हटाओ, अगर सब्सिडी हटा दिए तो आम आदमी उसका भाई जो ट्रॉली चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, वो वास्तविक मूल्य वहन नहीं कर पाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तभी चीजों पर सब्सिडी लगाई जाती ताकि हर जन सामान्य तक चीजें पहुंचाई जा सके, तो बिल्कुल सही है। फिर बोला सरकार को इन उत्पादों को सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने तथा धन का विकास संबंधी परियोजनाएं में लगाने की जरूरत है, ये बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने की जरूरत। अगर आप इस चीज को पढ़ने का कोशिश करेंगे कि सब्सिडी का, एक बात बताना, इसको मैं थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाता हूं, आप सोचेंगे ये क्या बात करें, दुरुपयोग तो रोकना ही चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, शादी में जब खाने का दुरुपयोग होता है तो क्यों बिटिया की शादी में इतना ढेर सारा खाना बनवाया जाता है? मुझे बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं जहां पहुंचा रहा हूं अगर पहुंच गया मैं आपको समझाने में सफल हो गया तो मतलब आप लॉजिकल रीजनिंग समझ गए। बिटिया शादी होती है, बिटिया की अगर शादी होती है तो पूड़ी बनती है, सब्जी बनती है, लेकिन जब सुबह सब लोग खा के जा चुके होते हैं तो सुबह इतनी सब्जी खराब होती है, इतनी चटनी खराब होती है, इतना पूड़ी खराब होता है, इतना चावल, क्योंकि सबका सब इस्तेमाल नहीं हुआ होता। लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता, वो दुरुपयोग काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें भलाई बहुत ज्यादा छुपी होती है। नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात। फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वातावरण प्रदूषित होता है, लेकिन फैक्ट्रियों को ताला नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उससे फायदा भी होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उससे बना प्रोडक्ट लोगों के जन सामान्य में इस्तेमाल में आता है। लॉजिकल रीजनिंग समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो उत्पादों पे सब्सिडी का दुरुपयोग तो हर उपयोग की हुई चीजों का दुरुपयोग होता है, हर एक चीज, किसी भी एक चीज का बताओ, अति किसी भी चीज की। भाई शादी विवाह में, इसका मतलब शादी विवाह में हम इतना खाना बनवाना ही छोड़ दें? कोई भी ऐसा शादी नहीं होगी जहां पे इवेंट में खाना बना हो और वो खराब ना हुआ हो, कुछ ना कुछ खराब होगा तो होगा, जितना बना पूरा एकदम सफाचट खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे प्रसन्नता ज्यादा है, उसके सामने ये दुरुपयोग का कोई काउंट नहीं। लेकिन यही घर में रेगुलर अगर कहीं एक रोटी बच जाए तो पिताजी तुरंत चिल्लाते हैं कि बताओ तुम्हें अनाज का तुम्हें तमीज नहीं है, अनाज कैसे सेव करना चाहिए, जब कमाने जाओगे तो पता चलेगा एक एक रोटी को मोहताज हो, बताओ एक रोटी बर्बाद कर दिया, इतना चावल बर्बाद कर दिया। लेकिन वही बिटिया की शादी में प्योर काजुओं से बनी जो सब्जियां होती हैं, काजू कतली, इतनी चीजें खराब होती है, लेकिन उसमें कभी भी ये नहीं कहा जाता कि इसको नहीं खाओ जबरदस्ती खराब हो रहा है, क्योंकि वहां प्रसन्नता जाता है। आप मेरी बात अगर समझ पा रहे होंगे तो यहां पे तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ।
सोचो, लॉजिकल रीजनिंग यार समझना पड़ेगा आपको। जब तक लॉजिकल रीजनिंग ढंग से नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा। जरा सुनना, उसने बोला कई सारे राज्यों में चुनावी जाति और धर्म के ऊपर निर्भर है। याद रखना, स्टेटमेंट ही प्रभु है, यही सरकार है, इसी को आधार मान के नीचे निष्कर्षों का जवाब देना होता है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होता है, गलत लिखा है, ऐसे नहीं होता सर, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये जो लिखा है यही दुनिया का सत्य है, यही साकार है, यही प्रभु है, इन्हीं को आधार बना के नीचे निष्कर्षों का जवाब देना है। ये जो कह दिया, इसके आधार पर नीचे निष्कर्ष कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। उसने बोला कई सारे राज्यों में चुनाव जाति और धर्म के आधार पर निर्भर हैं, निम्न में से कौन सा इस कथन का कारण है, यानी कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहा है। पहला, पार्टियों ने लोगों को उनके जाति धर्म के अनुसार बांटा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। लोग उनका पक्ष लेते हैं जो उनकी जाति के लिए कार्य करते हैं और ना कि विकास के लिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब जरा समझना, मैं सब मिटा देता हूँ और आपसे एकदम आसानी से कुछ सरल भाषा में पूछता हूँ। उसने बोला कई सारे राज्य चुनाव जाति और धर्म पर निर्भर है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, क्या रीजन है कि कई राज्यों में चुनाव वो जाति और धर्म पे होते हैं। पहला, पार्टियों ने लोगों को उनकी जाति तथा धर्म के अनुसार बांटा है। ये बात आप 100% नहीं कह सकते कि जाति और धर्म पे पार्टियों ने बांटा। आप किसी पे वो अंक, वो मतलब उसे क्या कहते हैं कि आप किसी पे ब्लेम कर रहे हो कि आपने ऐसा किया है, तो ये तो डायरेक्ट ब्लेम, कभी आंसर सही नहीं होता, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते आप। ठीक है, लोग उनका पक्ष, देखो यहाँ पे क्या लेंगे, लोग उनका पक्ष लेते हैं जो उनकी जाति के लिए कार्य करते हैं, ना कि विकास के लिए। ठीक है, जब चुनाव जाति या धर्म पे ऊपर निर्भर होता है, मतलब कि लोग उनका जाति पे लोग पक्ष लेते हैं, तो चलो एक ये बात सही मानी जा सकती है। आगे देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं, तो ये चीजें गलत है। यहाँ पे आप दूसरा सही मान सकते हैं कि दूसरा बिल्कुल सही हो सकता है कि हाँ, लोग उनका पक्ष लेते हैं जो उनकी जाति के हैं, उनको विकास के लिए नहीं, वो जातिगत बात करते हैं, इसलिए लोग उनका प्रोत्साहन होता है कि वो जाति और धर्म के ऊपर निर्भर होके इन चीजों का फैसला करते हैं, इसलिए उनकी ये हिम्मत बढ़ती है कि हम चुनाव जाति और धर्म के ऊपर निर्भर करके चुनाव लड़ें। तो इसका मतलब कि लोग जाति को महत्व देते हैं, इसलिए दूसरा सही हो सकता है। लेकिन ब्लेमिंग स्टेट निष्कर्ष, जब किसी को हम पॉइंट आउट करके ब्लेम करते हैं, तो ब्लेमिंग जो निष्कर्ष होता है वो कभी सही नहीं होता। आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को पॉइंट आउट करके दोषारोपण नहीं कर सकते कि नहीं लोग इनका फायदा उठाते हैं, वो लोग ऐसे, तो आपने ब्लेम किया, आपने अपनी बात नहीं रखी, इसलिए ये और ये गलत हो गया और यहाँ पे दूसरा सही होने की गुंजाइश हो जाती है। ठीक है ना, चल अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये हमने सुबह की क्लास में एक बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर यहाँ पे पूछेगा कि जे इज लेस देन एन, एक बार फिर से आपके सामने आ गया ये जे इज लेस देन एन, तो स्वाभाविक सी बात है इधर के मुंह का साइन सही नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये डिप्लोमेटिक साइन आएगा तो कभी डेफिनेट साइन आ नहीं पाएगा क्योंकि जगह नहीं बचेगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी यहाँ पे ये बी वाला साइन सही हो जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे ये जवाब हो चुके हैं और ये आपका HW है। एक HW ये है आपका, ठीक है, और एक HW आपका ये दो HW हैं आपके, इन दोनों HW का आपको जवाब देना है। इसका जल्दी से फोटो खींच लो, इसका और इसका, ये दो HW हैं आपको, और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखता हूँ कितने लोग, देखो रीजनिंग बैंक की आपको उस लेवल पे पढ़नी पड़ेगी, अपने आप को मेच्योर बनाना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी SBI और RBI का ख्वाब देखा है तो याद रखिएगा, मैं जितने टाइप की लॉजिकल रीजनिंग कहोगे पूरी डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट दोस्तों। इसी तरीके से सेशन लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दिएगा, जाते जाते एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें।